हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का जो है प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो ये आपका जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है और ये मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट है आपका। तो इसमें आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए जो है बिना टाइम गवाए जो है हम लोग क्वेश्चन को जो है शुरुआत करते हैं एकदम धुआंधार तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहता है, पहला ही क्वेश्चन है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ याद कीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए कि सहअभाज्य का मतलब क्या समझते हैं? को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कुछ लोग सोचते होंगे कि दो गो जो है अभाज्य संख्या को सहअभाज्य बोल देंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 और 5 ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य हो गया। जी नहीं, सहअभाज्य का डिफिनीशन होता है कि वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक हो सहअभाज्य कहलाता है। यानी कि ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कोई कॉमन ना हो, मतलब सरलतम रूप में वो और नहीं लाया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 4 और 5 इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये सहअभाज्य हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि उसका मौसा क्या होगा, तो डिफिनीशन में ही हमने बोल दिया कि सहअभाज्य किसे किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याओं जिसका एचसीएफ मौसा एक होता है वो सहअभाज्य कहलाता है। तो इसका सही अभाज्य मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए जो है दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है और चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है खाली डाटा चेंज हम आपको हुआ प्रथम सेट में करवाए हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पढ़े होंगे तो अभी तक तो इस क्वेश्चन को जो है कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर न भी देखें तो अभी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी एक आकृति को पिघलाकर अगर दूसरा आकृति बनाया जाता है तो उसका आयतन को हम लोग इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि घन के आयतन को जो है घन का आयतन के जो है बराबर करेंगे किसके? घनाभ के आयतन के। घनाभ के आयतन के। ठीक है मेरे दोस्त, अब घन के आयतन तो होता है क्या चीज? भुजा क्यू, एल क्यू लिख देता हूं इसको। और घनाभ का आयतन हो जाता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका भुजा क्यू है। ठीक है ना, भुजा का क्यू। सबसे बड़ी बात है ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो जो है आपको दिया हुआ है घन का विकर्ण दिया हुआ है 7√3। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, घन का विकर्ण बराबर कितना होता है? तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। और घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है 7√3 अब बराबर ये √3 गुने भुजा। तो देखो मेरे दोस्त, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो भुजा कितना आ गया? आपको 7 आ गया। तो इस 7 का क्यू हो गया, यानी 7 गुने 7 गुने 7। और लंबाई जो है, लंबाई के बारे में क्या बोला है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई ना घन के भुजा के बराबर है यानी 7 है। चौड़ाई जो है कितना है? 3.5 है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। 3.5 मतलब 3.5 है। 3.5 दूना 7 होता है तो 7 दूना 14। तो एच का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 14। एच का मान कितना आ गया? 14, जो कि है ऑप्शन 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 नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकेंड है ना, 57 यानी 57 सेकेंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए मेरे दोस्त, अगर कोई पुल हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसको अगर कोई ट्रेन पार कर रहा है तो उसका तो एक लंबाई होती है। लेकिन जब वही अगर कोई एक ट्रेन जो है कोई व्यक्ति को, कोई खंभा को, कोई साइन बोर्ड को पार करती है तो उसका जो है मतलब उसको जो है उसका दूरी जो है व्यक्ति का हो, साइन बोर्ड का हो, खंभा को हो, 0 माना जाता है। तो अगर कोई ट्रेन उसको पार करता है तो ये समझा जाता है कि ट्रेन स्वयं अपनी लंबाई को पार कर रही है।
ट्रेन जो है स्वयं अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ दो केस है, लेकिन चूंकि ट्रेन का तो स्पीड जो है सेम है, ट्रेन का स्पीड जब सेम है तो आप लोग जानते होंगे कि चाल बराबर कितना होता है, तो दूरी या बटा समय। ये होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे जी होता है। तो अब देखिए कि ट्रेन के चाल जो है इस केस के लिए या इस केस के लिए, दोनों के लिए तो सेम ही होगा। एक जो है आप माइनस करके भी इसको कर सकते हो, लेकिन देखिए अच्छा से समझना है। तो समय बराबर चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। तो अगर ट्रेन की चाल को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई जो है x है, ट्रेन की लंबाई क्या है x है, तो ये अपने ही दूरी को पार कर लेता है कितना सेकंड में? 19 सेकंड में। बराबर ये ट्रेन की लंबाई हो गया, प्लस में 300 जो है 42 मीटर पुल भी है, तो ये इस लंबाई को पार करता है 57 सेकंड। बस क्वेश्चन सब 19 दिया 57, नहीं 3 से इधर जब गुना करोगे तो ये हो गया 3x, x इधर आएगा तो माइनस में x बराबर में 342। तो यहाँ से हो गया आपको 2x बराबर 342। 2 से जब काटिएगा 17 दूना 34 1, यानी यहाँ से आपको x बराबर आ गया 171 मीटर। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? हमने x को ट्रेन की लंबाई ही माना था, तो 171 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 2/5 प्लस 2/10 है बराबर n+1 बटा n+5 है, तो n का मान क्या होगा? देखिए इस 2/5 को क्या हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 ऊपर 4 हो जाएगा, अब बटा 10, अब प्लस 2/10। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? तो ऐसा करने से हमको ये फायदा हुआ कि हम आसानी से इसको अब जोड़ सकते हैं। नीचे 10 है ना, तो 4 दूनी 6/10 कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि यहाँ 2 से ही गुना क्यों हुआ? इसको 2×5 भी तो हम काट सकते थे, तो 1/5 इसको हम लिख सकते थे, तो जोड़ के हम 3/5 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ n+5 है, यानी 5 से ज़्यादा वाला चीज़ है, तो इसलिए हम 10 वाले में आए, ठीक है ना। हालांकि इसको काटेंगे तो बात वही होगी, 3/5 ही आएगी। अब देखिए बराबर n+1 बटा n+5 है। अब चाहो तो आप क्रॉस गुना करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन भैया आपके पास ऑप्शन भी तो है, ये ऑप्शन किस दिन काम आएगा? तो n का मान जैसे हम जैसे ही 5 रखेंगे, तो 5 रखे तो 5 1 6 और 5 5 10, समीकरण को सेटिस्फाइड कर गया, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, आपका एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए जो है मजबूर करता है। तो लाइक जरूर करें वीडियो को। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशन मास्टर ने जो है एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई को 7% बढ़ाने और चौड़ाई को 3% घटाने का निर्णय लिया। तो इस निर्णय से जो बोर्ड के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? होने वाले कुल परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आयत के लंबाई को मान लिया जाए कि a% जो है बढ़ाया या घटाया जाए और चौड़ाई को जो है b% बढ़ाया या घटाया जाए, दोनों को प्लस माइनस में हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बढ़ाया या घटाया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हो जाएगा a प्लस b प्लस ab, मतलब a गुने b या बटा 100। ये कब? जब अगर प्लस लीजिएगा तब, अगर यही में कमी रहता तो माइनस माइनस ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों में कमी है तो माइनस माइनस लेकर के यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला वाला में क्या हुआ है कि वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि है तो प्लस में लेंगे, ठीक है ना, 7 प्लस लिए। उसका दूसरे वाला में क्या हुआ है? कमी हो गया है, घटाने का निर्णय लिया, तो इसको -3 रखेंगे। इसमें से एगो माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ही होगा, 7 गुने 3 है ना, 7 गुने 3 अब बटा में 100। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो इतने 4 हो गया, अब माइनस 7 21 बटा 100, तो 21 बटा 100 नीचे 100 है यानी 2 लड्डू, तो ये 0.21 हो जाएगा। अब इसको आप अगर घटाइएगा तो 10 में से क्या 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 3, यानी 3.79 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर दोनों में वृद्धि रहता तो प्लस होता, माइनस था एगो में तो दूसरा वाला को हम माइनस किए, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
चलिए अब है ये क्वेश्चन देखिए कि एक गिफ्ट में जो है बॉक्स में जो है 10 चूड़ियाँ है, जिनमें से पहले 4 का जो औसत 59 ग्राम है 59 ग्राम, और बाकी 6 चूड़ियों का औसत भार जो है 60 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का कुल औसत भार क्या होगा? तो ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर बच्चे वाला तरीका एकदम बेसिक मेथड लगाओगे तो आप क्या करोगे कि चार गो चूड़ी का औसत है 59 कर दिए, और फिर प्लस 6 का जो है 60, अब बटा 10 गो है तो 10 से भाग कर दिए, हो गया। देखिए इसको भी अगर हम 60 मान लेते तो 6 चक 24 240 होता, लेकिन एक कम है यानी 4 कम जाएगा तो 236, अब प्लस ये हो गया आपको 6 1 36 360, अब बटा कितना 10। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो गया आपको 6 3 9 और 3 2 5, अब बटा 10। एक अंक के बाद एगो लड्डू है तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा यानी 59.6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या इसको इतना करना जरूरी था? देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा जो है आप बुद्धि लगा कर प्रयोग कीजिएगा तो बहुत ही कम समय में 2-4 सेकंड में कर लेंगे। कैसे? मान लीजिए कि 4 चूड़ी का औसत 59 ग्राम दिया है, अगला 6 का 60 ग्राम दिया है। अगर ये 6 का भी जो है 59 ग्राम ही रहता तब तो टोटल आंसर 59 ग्राम होता। जैसे इसका भी 59 ग्राम, ये सब का भी 59 ग्राम, तो सब चूड़ी का मतलब औसत 59 ग्राम है तो पूरा टोटल का भी 59 ग्राम ही होता, तो 59 ग्राम होता, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि 6 चूड़ी का 60 ग्राम है तो 59 ग्राम है, हमने सब चूड़ी को मान लिया है 59 ग्राम, लेकिन ये जो 6 गो है तो 60 ग्राम के है, तो ये कितना ज़्यादा 1 ग्राम ज़्यादा है, क्या गो के 6 गो के, यानी 6 ग्राम एक्स्ट्रा होगा। अब बटा टोटल कितना है 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो ये 59 आप प्लस एक अंक के बाद दशमलव है तो 0.6 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 59.6 आ गया, तो 59.6। तो इस प्रकार से आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर बेसिक है तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लगेगा, ऐसे कीजिएगा आप बहुत जल्द कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 7वां क्वेश्चन कहता है 792 92 है, मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन देख करके आपको क्या लगता है, किस मतलब कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? आपको पढ़ने से समझने से ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का, लेकिन जी नहीं, ये जो है आपको अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्राइम तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको, जैसे कि कहता है कि इतना मोबाइल है, किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांट सकते हैं? तो हो सकता है कि सब बच्चे को अगर एक एक मोबाइल देंगे तो 792 बच्चा को एक एक मोबाइल दे देंगे, अगर दो को मोबाइल देंगे 2 हो सकता है, फिर 3 को दे सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ये किस किस संख्या से विभाज्य होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 792 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 से देखिए, ये 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से तो ये 2, फिर 9 दूना 18 और 8 दूना 16, फिर 2 से 9 दूना 18 और ये 9 दूना 18, अब जो है 3 से 33 तिहाई 99, 3 से 11 तिहाई 33, यानी कि 792 बराबर आ गया मेरे दोस्त। 1 2 3 गो जो है आपको 2 आया, 2 के पावर 3 जो है आपको 2 आया और 11 1 आया, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग निकालना जानते हैं, है ना, मतलब कि गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर जो है कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है कि जो भी पावर है ना उसमें एक जोड़ के सबको गुना कर दीजिए। तो जैसे 3 है, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, गुने 2 है तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, तो ये हो गया आपको 4 से 12 12 गुना 24। तो 24 ऐसा तरीका है जिसमें इस मतलब इतने मोबाइल को जो है बराबर बराबर संख्या में बांट सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन हम आपको समझा पाए होंगे और आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि एक किताब का अंकित मूल्य जो है 1600 रुपये है, एक दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, उसके बाद भी उसे ना 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए जब भी आपको रिलेशन छूट और लाभ का हो और अंकित मूल्य यानी कि एमपी और क्रय मूल्य यानी सीपी का हो, तो एक रामबाण फार्मूला होता है, क्या एक रिलेशन होता है एमपी और सीपी में। ये एमपी यानी मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना, बराबर 100 प्लस पी, अब बट्टा में होता है 100 माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एमपी यानी कितना दिया हुआ है मार्क प्राइस, तो 1600 है, सीपी तो हमें फाइंड करना है,
अब बराबर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 20 का हो रहा है। तो इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 10%। तो 100 में 10 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए, आप एक लड्डू से एक लड्डू कट गया। ठीक है, आप 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 कट गया। ये 4 से 4 चक 16 कट गया। 400 क्रॉस गुना होगा तो 400 में 3 से गुना होगा, तो यहाँ से सीपी कितना हो गया मेरे दोस्त 400 गुने 3 यानी कि 4 तिहाई 1200। तो 1200 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ये 9वां क्वेश्चन है, कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर है, यानी समकोण त्रिभुज है, बी सी 15 सेंटीमीटर और ए बी 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए बी सी का अंतःवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, जैसे कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना, इसके अंदर जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और ये आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया ए बी, और बी सी दिया आपको 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो ये क्वेश्चन जो है एक ही सेट, तीसरा या दूसरा सेट में जो है हमने आपको कराया है, केवल डाटा चेंज है। तो हमने बताया था आपको कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो है समकोण त्रिभुज में, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ लंब आधार तो मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 15 का स्क्वायर, 8 8 होता है 64, और 15 का स्क्वायर 225। जब आप जोड़िएगा तो 5 4 9 6 2 8, ये 289 कितना का है 17 का, तो कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया 17। तो उस हिसाब से देखिए तो ये क्या हो जाएगा 8 + 15 और माइनस 17 बटा 2। 15 8 23, 23 में से 17 जाएगा तो 6 बटा 2, ये 2 तिहाई 6 कट गया, यानी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। ये फार्मूला आप लोग जो है निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है ना। और एक क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल परिधि के हिसाब से भी ये निकलता है, ठीक है ना। तो उसमें भी हालांकि आपको कर्ण निकालना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम लल्लू सा। तो देखिए ए जो है किसी कार्य को, अच्छा समझिएगा, ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है 10 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में करता है जी, तो 4 दिन में करता है, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो 10 और 4 का एलसीएम होगा 20। ये जो 20 आया से एक हिसाब से मानिए कि टोटल काम है। अब इस 20 में 10 से भाग लगाए तो कितना फिर लगेगा, तो 10 गुना 20। अब ये 2 क्या आया, तो 2 जो है ए का क्षमता आया, इफिशियंसी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 को काम है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में ये अपन काम खत्म कर लेगा। 4 से जब इसमें भाग दिया तो 4 5 20। इसका मतलब हुआ कि बी जो है 20 को काम है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो हमसे पूछा है दोनों मिलके कितना दिन में कर लेगा, तो दोनों मिलके यानी ए प्लस बी जो है कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए 20 को तक काम है, एक कर क्षमता एक दिन में 2 यूनिट करता है, इसका 5 यूनिट, दोनों मिलके तो 5 और 2 7, तो यानी कि 20/7 दिन में कर लेगा, 20/7 दिन में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन है आपका कि यदि 4x - 3y = 9 है और x = 6 है तो y का मान क्या होगा। इससे इजी सवाल क्या होगा भाई, इससे एकदम ये बच्चा वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अरे कुछ नहीं, x का मान 6 दिया है तो इसमें रख दो, तो ये 4x है तो 4 × 6 और -3y बराबर कितना हो गया 9। 6 चके 24, ये माइनस में तो इसको उधर ले चलेंगे और 9 को इधर ले आए, -9 = 3y। 24 में से अगर 10 घटता तो 14 आता, लेकिन एक कम घटा तो कितना आ जाएगा 15 बराबर 3y। 3 से 3 बचे 15, तो y का मान कितना आ गया, y = 5। y = 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ था इसमें, कोई जान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 62,500 रुपये पर जो है 21% की वार्षिक दर से, है ना, वार्षिक दर से 1.1/2 यानी 1.5 साल है, 1.5 साल के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 21%, 21% का मतलब क्या होता है 21 बटा में 100, ये कटने उटने वाला तो है नहीं।
तो देखिए ये ब्याज का मतलब जैसे कि ये 100 है तो 100 से जो है हो गया कितना 21 बढ़ जाएगा, 100 में 21 बढ़ जाएगा तो 121। चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि सक्सेसिव होता है तो सक्सेसिव हम लोग लगा देते हैं। अब अगला देखिए एक आधे साल है, अगला तो पूरा साल है नहीं कि फिर हम 100 से 121 कर दें, मतलब अब 1 साल और आधा साल है, ठीक है ना, 1.5 साल का मतलब हुआ 1 साल और आधा साल, तो ब्याज भी आधे लगेगा यानी 21/2% हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 21/200 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपका 200 का 200 जो है 200 कितना हो जाएगा तो 21 बढ़ जाएगा तो 221 हो जाएगा, 221। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अब इसमें जब गुना कीजिएगा, ये आपका याद रहे कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, ठीक है, तो ये जब गुना कीजिएगा तो 2 का 2 यानी कि ये हो गया आपको 20,000, और ये अभी हम गुना नहीं करते आगे करेंगे, ये 121 गुने 221 हुआ, ठीक है जी। तो मूलधन तो दिया हुआ है, ये 20,000 का मान दिया हुआ है, कितना है 62,500, 20,000 का मान दिया हुआ है 62,500, तो हम इधर लिखते हैं कि चूंकि 20,000 का मान दिया कितना 62,500, 20,000 का मान दिया 62,500, तो 1 यूनिट का मान दे देगा 20,000 यूनिट का मान 62,500 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 62,500 और बटा में कितना 20,000, बटा में कितना 20,000, तो हमको कितना का मान निकालना है 121 गुने 221 का, तो ये डबल से डबल काट भी सकते हैं, तो ये हो गया आपको 625 बटा 200 गुने 121 गुने 221। अब इसको काटना है आपको, देखिए 25 से ये कटेगा, 25 से 25 दाफे 625, ये 25 से 25 अठे 200, ठीक है मेरे दोस्त। अब कटेगा नहीं, तो अब थोड़ा सा हो गया गुना करना है 221 गुने 121 गुने 25 में, और उसके बाद 8 से भाग लगाना है। क्या आप कर लीजिएगा, देखिए हमको क्या करना है 200, चलिए जल्दी कर लेते हैं, 221 में जो है 121 से जो है क्या करना है गुना करना है पहले, तो ये हो गया 221 और ये हो गया आपको 442 और फिर हो जाएगा आपको 221, तो 1 4 4 2 6 1 7 और 4 अदू 6 अदू, ठीक है ना, 26,441। फिर इसमें हमको 25 से करना है, 741 में जो है 741 में 25 से करना है, देखिए ये हो गया 5 5 20 के 0 हासिल 2 7 5 35 37 हासिल 3 6 5 30 3 33 के 3 हासिल 3 और 5 दूना 10 3 13, ये हो गया 1 दूना 2 4 दूना 8 7 दूना 14 4 हासिल 1 6 दूना 12 13 3 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5, ठीक है मेरे दोस्त। तो 5 2 8 7 15 5 हासिल 1 4 3 7 1 8 3 3 6 5 1 6, कितना आ गया आपको 4 3 7 3 66 85 25, तो इधर लिख देते हैं कितना आया 66 85 और 25, अब बटा में है 8, 8 से भाग देना है, तो 8 से जब आप भाग लगाइएगा तो चलिए लगाते हैं, 88 हो गया 64, 88 64, यहाँ बचा कितना 2 28, तो 8 3 24 है ना, 8 3 24 हो जाएगा, 4 बचेगा 4 5 यानी 45, तो 8 बचे 40 फिर 5 बचा, तो 8 6 48 है ना, तो 48 से 4 बचेगा और 4 तो 5 45 8 बचे 40 8 6 48 2 बचा 8 दूना 16 8 बचे 20, यानी कि 83,565.625 आया। तो ये आपको मिश्रधन आया, ठीक है ना, कितना आया, क्या आया मिश्रधन आया। इसमें से जब आप 62,500 जब माइनस कर लीजिएगा है ना, मूलधन वाला माइनस, क्योंकि हमसे ब्याज पूछा है, तो 62,500 जब हम माइनस करेंगे तो ये तो जो है ऐसे ही रहेगा 6 2 5, ये हो जाएगा आपको 5 6 0 और 3 में से 2 गया तो 1 और 8 में से 6 गया तो 2, 21,065 21,065 6 2 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 21,065 6 2 5 है, तो 5 नहीं 2 अंक तक के लिखा है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव गुना उना था, लेकिन मेथड समझ गए कि पहला में 1 साल है तो हमने पूरा परसेंटेज लगाया, दूसरा हाफ साल है तो परसेंटेज को हाफ करके लगा दिया, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया हुआ था, नहीं तो जनरली हल्का ही देगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या मतलब जो रूट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, अगर मतलब 3 रहता है, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 रहता है तो ये निकल सकता था, तो 2, तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा।
ये देखो 2 है तो ये तो हटाइए दो। ये देखो 8 है, 8 का क्यूब रूट जो होता है सो 2 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 इसको लिख सकते हैं। अब 3 यहाँ 3 है, क्यूब का मतलब है कि 3 में से को निकल सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परिमेय संख्या सी है। ये देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। देखिए 1.45 4-5 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 4-5 4-5 4-5 आप लिखते जाइए। ठीक है, और ये है आपको 0.3 और उसके बाद 1-2 पर रेकरिंग है, तो 1-2 1-2 1-2 1-2 इस प्रकार से ये लिखाते रहेगा। ठीक है जी, तो पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 5-1 6 4-2 6 5-1 6 4-2 6 5-1 6 4-2 6 5-1 6 और 4-3 7 ये 1, इतना आ गया। अब इसमें से हमको घटाना है कितना, 1 दशमलव, ये जोड़ना था 1 दशमलव, ये 2 पर केवल रेकरिंग है, 1 1 और 2 पर रेकरिंग मतलब 2 2 2 2 2 2 करते जाना है। ठीक है, तो ये 6 में से 2 गया 4 4 4 4 4 4, 6 में से गया 5, 7 में से गया 6, 1 में से गया 0, यानी देखिए 6-5 तो इसको 4-4-4 रिपीट हो रहा है, यानी इस संख्या को जो हमको फाइनल जो आया इसको हम लिख सकते हैं 0.65 4 पर रेकरिंग है ना, 4-4-4-4 आ रहा है तो 4 पर रेकरिंग। अब ऐसा कोई रहता ऑप्शन तो हो जाता, लेकिन हमको अब ऑप्शन भिन्न में दिया हुआ है, तो अब इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलना हम कल ही के सेट में बताएं, क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए, 654 लिख दीजिए। केवल 4 पर रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग अब नहीं है वो कितना है, तो 65 है, तो इसमें से 65 माइनस कर दीजिए। अब जितना पर रेकरिंग है उसके लिए तो 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए उतना 0, तो 1 2 पर नहीं है तो 2 को 0। जब ये घटाइएगा तो 5 4 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाए 4 4 में से 6 14 में से 6 गया तो 8 से 14, यहाँ बचा 5, अब बटा ये हो गया 900, कटने वाला है 8 5 13 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 15वां क्वेश्चन है कि किसी ईंट का भार का 3/4 यदि 7/8 kg है तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। देखिए ईंट के भार को कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं अगर x ही मानोगे तो x का 3/4 जो है ना कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ। ठीक है, इतना के तो अगर माने तो ये नीचे नीचे कटता भी है तो 4 दूना 8, ये 3 जो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 7, 3 गुना आएगा तो 6 हो जाएगा। यानी ईंटा का वजन जो है 7/6 kg हो गया, लेकिन हमको वजन नहीं पूछा है, तो हमसे पूछा है कि उसके भार का ना 5/7 कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका भार का जो है 5/7 निकाल दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 5/6, तो 5/6 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये जो आया 7/6 ये ईंटा के भार आया, इसका 5/7 निकालने के लिए कहा था, इसलिए 5/7 से गुना कर दिए। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5/6 आपका आंसर हो गया। ये देखिए एक बैग में जो है लाल गेंद के साथ हरे रंग के गेंदों का अनुपात जो है 4:9 है। यदि उसमें 6 गो हरा रंग के गेंद जो है और मिला दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है, तो कितनी लाल गेंद है बैग में। ठीक है ना, तो देखिए अगर इसको हम लाल आगे है हरा पीछे है, तो लाल को अगर 4x मान लेते हैं और हरा को जो है 9x मान लेते हैं। ठीक है ना, ये लाल है, ये आपका लाल है और ये हरा है। ठीक है, तो इसमें अब 6 को जो गेंद मिलाया गया है उसका किस रंग का, हरा रंग का, तो इसमें 6 को गेंद मिला दिया गया, इससे अनुपात कितना हो गया 1:3। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या कर देना है क्रॉस गुना कर देते, तो इसमें इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको 4×3 12x बराबर, इसमें जब गुना होगा तो 9x प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12x में से 9x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर 6, 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2, x का मान आ गया 2। तो हमसे पूछा लाल रंग के कितने गेंद है, तो लाल रंग 4x है, 4x है तो कितना हो जाएगा, लाल रंग का जो गेंद है 4x है तो ये हो जाएगा 4 गुने x का मान 2 आया था, यानी 4 गुना 8। तो 8 इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि √x बराबर 8 है और x² + y बराबर जो है 4112 है, तो √y का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले दिया हुआ है कि √x बराबर 8 है, तो यहाँ से x बराबर इधर रूट जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 64।
अब बस कुछ नहीं करना है, इस पर वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान 64 है तो क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर, अब प्लस वाई बराबर 4112। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर होता है 4096, ठीक है ना। आप नहीं जानते हैं तो ऐसे गुना करके भी निकाल सकते हैं। 4 चक 16 के 6 हासिल 1, 6 चक 24 गुना 48 1, 49 के 9 हासिल 4, 6 36 4 40, तो 4096 होता है। अब प्लस वाई बराबर 4112, ये उधर जब जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4112, अब माइनस में 4096, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो गया, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचा 0 नहीं, और यानी कि 16 आया, ठीक है ना। क्या आया 16, y का मान कितना आ गया 16, लेकिन हमसे y नहीं पूछा, हमसे y का मान 16 आया तो हमसे रूट y पूछा है, तो 16 का रूट कितना होगा 4, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये देखिए x का मान ज्ञात करना है, 3 के पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 3, अब माइनस जो है 3 के पावर 3। देखिए तो इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर लो, और नहीं तो सॉल्व करने से अच्छा रहेगा कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से ऑप्शन वेरी करवा लीजिए। जैसे अगर 4 हम x का मान रखते हैं, हमसे x का मान पूछा था, 4 रखें तो 4 गुना 8 है 1 9, 3 के पावर 9 आ गया, और यहाँ 3 के पावर 4, क्या इतना ही उधर आता है, तो यहाँ रखेंगे तो 4 4 3 7, 3 के पावर 7 हो जाएगा, तो नहीं, तो 4 तो नहीं बराबर होता है, 4 बराबर नहीं हुआ, ठीक है ना। माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, 3 के पावर माइनस 1, तो सेम अंक है तो घट के 0 आ गया, क्या उधर भी उतना होगा। तो 3 के पावर जो है माइनस 1 रखेंगे तो 2, 3 के पावर 2, तो हाँ ये जवाब हो गया, ठीक है ना। जब ऑप्शन रखें तो आगे भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ डी ऑप्शन भी बैठा हुआ रहता है, उपयुक्त में से 2 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 2 रखेंगे तो आपका जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 है 1 5, 3 के पावर 5 और माइनस 3 के पावर 2, इधर जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 है 2 5, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2, तो इसमें भी दोनों सेम आ गया, तो 2 भी हो जाएगा। तो 2 का आंसर आ रहा है बी भी और सी भी, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगर इसको सॉल्व करना अगर चाहो तो आप जो है इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 के पावर जो है 2x प्लस 1 है, माइनस 3 के पावर x है, अब बराबर 3 के पावर x प्लस 3 है, अब माइनस 3 के पावर 2 है, तो इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2x इंटू 3 माइनस 3 के पावर x, अब बराबर इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3, ठीक है ना, और माइनस 3 के पावर 2। इसमें से देखिए हम 3 के पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर x इंटू 3 बचेगा, और माइनस 3 के पावर x, तो ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम 3 के पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर x इंटू 3 बचेगा माइनस 1, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 3 के पावर x और 3 के पावर 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से फिर अब दूसरा जो है अगर आप एक ज़्यादा वाला लोगे तो माइनस वाला भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त 19वां नंबर क्वेश्चन है कि किस युग्म की संख्या है सहअभाज्य, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सहअभाज्य है। देखिए इस सेट का प्रथम क्वेश्चन भी यही था। सहअभाज्य के बारे में हमने क्या बताया कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा जो है एक हो सहअभाज्य होता है, एचसीएफ जिसका एक हो सहअभाज्य होता है, यानी कि दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो देखिए 28 81, 2 से कटेगा ये तो ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 4 से 7 से 4 से नहीं 7 से नहीं, है ना। तो यही तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यही हो जाएगा। इसमें देखिए 12 है 27 से 3 से कट रहा है, इसमें देखिए 21 है 56 है 7 से कट रहा है, ठीक है ना। तो हमारा को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य कौन है 28 81। देखिए जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। यदि 12n यानी कि उस संख्या को 12 गुना कर दिया जाए तब उसको 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो मेरे दोस्त, अगर किसी संख्या को कोई संख्या से विभाजित किया जाता है, अगर शेषफल जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 बचता है, अब उस संख्या को जितना गुना करेंगे ना तो शेषफल भी उतना गुना हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। तो यहाँ शेषफल जो है कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, शेषफल कितना है 4। अब इसको जो है आप कैसे भाग दे दीजिए, 9 से कह रहा था 9 से दे दीजिए, तो ये हो गया 12 48। 48 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 लगेगा, 45 लगेगा तो शेष क्या बचेगा 3, शेष क्या बचेगा 3 3 3 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आप लोगों के लिए जो है बहुत ही मजा आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को जो है अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। और कम से कम इस वीडियो को जो है एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।